दिसंबर 2019 को पार्लियामेंट द्वारा पास होने के लगभग 4 साल बाद फाइनली 11 मार्च 2024 को होम मिनिस्ट्री ने CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 लागू कर दिया है। ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल एक्ट रहा है। इसके पास होने के पहले से ही इसके खिलाफ देश भर में आंदोलन हुए और तब सरकार ने इसे कोरोना वायरस की वजह से लागू नहीं किया। तो क्या है 1955 का सिटीजनशिप एक्ट, क्या है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, क्या ऐसा बदलाव किया मोदी गवर्नमेंट ने इसमें जो इतना कंट्रोवर्शियल है, क्या व्यूज हैं अपोजिशन के इसके क्रिटिसिज्म को लेकर और गवर्नमेंट क्या कहती है इसके फेवर में, इसकी पूरी हिस्ट्री जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं गौरव एक्सप्लेन्स। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को समझने से पहले हमें सिटीजनशिप एक्ट 1955 को समझना होगा, क्योंकि यही वो एक्ट है जिसमें अमेंडमेंट किया गया है। तो कहानी कुछ ऐसी है। 1947 में हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ, लेकिन उस टाइम इसे दो देशों इंडिया और पाकिस्तान में बांट दिया गया। इंडिया ने खुद के लिए सेकुलरिज्म का मार्ग चुना, जबकि पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक बना। फिर 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश भी एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना और वो भी इस्लामिक स्टेट बना। पार्टीशन की वजह से करोड़ों लोग यहाँ से वहाँ माइग्रेट हुए। आप लोग जानते होंगे कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन कम्प्लीटली लागू हुआ था, लेकिन उससे पहले ही यानी कि 26 नवंबर 1949 को ही उसके कुछ प्रोविजंस लागू हो चुके थे, जिनमें से एक था पार्ट 2 जो कि सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता से रिलेटेड है। लेकिन पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि संविधान लागू होने के टाइम पे कौन कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। इसमें आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक आते हैं। अब सवाल यह है कि अगर कोई व्यक्ति बाद में इंडिया का सिटीजन बनना चाहे तो वो क्या करे। तो इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देता है आर्टिकल 11, जो कहता है कि इंडियन पार्लियामेंट सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी लॉज या रूल्स बना सकती है। अब पार्टीशन के बाद बड़े लेवल पर जो माइग्रेशन हुआ था, उससे ना बहुत बड़ी संख्या में इंडिया में रेफ्यूजीज आ गए थे जो कि इंडिया के सिटीजन बनना चाहते थे, और उन्हीं लोगों की समस्या सुलझाने के लिए आर्टिकल 11 में दी गई पावर का इस्तेमाल करके 1955 में इंडियन पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया जिसे सिटीजनशिप एक्ट 1955 कहा जाता है। इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 बताता है कि कौन इंडिया का सिटीजन बन सकता है, किस प्रोसीजर से वो इंडिया का सिटीजन बन सकता है और कैसे कोई इंडियन सिटीजनशिप लूज कर सकता है। अब कैसे कोई इंडिया का सिटीजन बन सकता है, उसके लिए 5 तरीके हैं: सिटीजनशिप बाय बर्थ, सिटीजनशिप बाय डेसेंट, सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन एंड सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अब इनमें हमारे आज के टॉपिक के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, क्योंकि यही वो सारी कंट्रोवर्सी की जड़ है। नेचुरलाइजेशन की प्रोसेस के लिए वैसे तो कई सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन जो 2 मेन रिक्वायरमेंट हैं वो है सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करने की डेट से 1 साल पहले से वो व्यक्ति इंडिया में रह रहा हो और पिछले 14 सालों में से कम 11 साल वो इंडिया में रहा हो। इस सब के अलावा सिटीजनशिप एक्ट 1955 ये भी बताता है कि अगर कोई इलीगल माइग्रेंट है तो वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, बल्कि फॉरेनर एक्ट ऑफ 1946 एंड पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920 के अकॉर्डिंग उन्हें जेल में डालने और डिपोर्ट करने के भी प्रावधान है। अब सिटीजनशिप एक्ट के अकॉर्डिंग इलीगल माइग्रेंट कौन है? इलीगल माइग्रेंट वो है जो इंडिया में किसी वैलिड डॉक्यूमेंट जैसे पासपोर्ट या वीजा के बिना एंटर हुआ हो, या फिर एंटर होने के टाइम पे तो उसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट थे, लेकिन जितने टाइम की परमिशन उसको मिली थी उससे ज्यादा वो इंडिया में रहा। अब 1955 का ये जो सिटीजनशिप एक्ट है ना, इसमें कई बार अमेंडमेंट हुए हैं, जैसे 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और मोस्ट रिसेंटली 2019 में हुआ, जो हमारा आज का टॉपिक है। दिसंबर 2019 में पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 में कुछ अमेंडमेंट यानी कि कुछ बदलाव किए, और उसी को हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 या CAA 2019 कहते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर करने का एक तरीका है बाय नेचुरलाइजेशन, अकॉर्डिंग टू विच सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करने की डेट से 1 साल पहले से वो व्यक्ति इंडिया में रह रहा हो और पिछले 14 सालों में से कम 11 साल वो इंडिया में रहा हो। इसके अलावा इलीगल माइग्रेंट्स को इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करने का अधिकार नहीं है। 2019 में इन्हीं पॉइंट्स में थोड़ा सा चेंज किया गया है। नए एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से इलीगली आए हुए हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी या क्रिश्चियन हो और आप इंडिया में 31 दिसंबर 2014 तक आ चुके हो, तो आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो।
यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि इन लोगों ने अगर इलीगली भी माइग्रेशन किया है तो भी वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि उन्हें इलीगल माइग्रेंट की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। दूसरा चेंज ये है कि नेचुरलाइजेशन की प्रोसेस में लगने वाला टाइम पीरियड रिड्यूस कर दिया गया है। अप्लाई करने की डेट से पहले 1 साल तक आप इंडिया में रहे हो, ये तो है कंडीशन अभी भी, और उसके पिछले 14 सालों में से आप 5 साल इंडिया में रहे हो, यानी कि इंडिया में रेजिडेंसी के लिए जो जरूरी टोटल टाइम पीरियड 11 साल का था वो घटाकर इन लोगों के लिए 5 साल कर दिया गया है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये रेजिडेंसी के टाइम पीरियड में जो रिडक्शन किया गया है ये सब के लिए नहीं है, ये इस CAA 2019 की कैटेगरी में पढ़ने वाले जो लोग हैं सिर्फ उन्हीं के लिए ये टाइम पीरियड को रिड्यूस किया गया है, सबके लिए नहीं है। इंडिया के कुछ एरियाज को इस एक्ट के दायरे से बाहर रखा गया है, जैसे कि ये एक्ट असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के ट्राइबल एरियाज में लागू नहीं होगा। इसके अलावा ये एक्ट इनर लाइन परमिट वाले एरियाज में भी लागू नहीं होगा। अब जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना, उसी तरह से इस एक्ट के भी 2 पहलू हैं। कुछ लोग इसे अच्छा मानते हैं और कुछ लोग इसे बुरा मानते हैं। तो आज हम इस एक्ट के क्रिटिसिज्म और फेवर में दिए जा रहे पॉइंट दोनों को देखेंगे एक एक करके। ये एक बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है। इसके खिलाफ दिसंबर 2019 से ही बहुत बड़े लेवल पे आंदोलन हुए, रैलीज निकाली गई, फिर कोरोना भी आ गया, लेकिन लोगों ने आंदोलन खत्म ही नहीं किया, इसीलिए गवर्नमेंट ने उस टाइम पे इसे लागू नहीं किया। सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म इस एक्ट का ये है कि इसमें मुस्लिम कम्युनिटी को ऐड क्यों नहीं किया गया है। पाकिस्तान में अहमदिया मुस्लिम या अफगानिस्तान में हजारा मुस्लिम को भी रिलीजियस बेस्ड परसिक्यूशन झेलना पड़ता है, उन्हें भी इस एक्ट में शामिल करना चाहिए। दूसरा क्रिटिसिज्म इस एक्ट का यह है कि इसमें श्रीलंका से आए हुए तमिल इमिग्रेंट्स या म्यांमार से आए हुए रोहिंग्या इमिग्रेंट्स को शामिल क्यों नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म इस एक्ट का यह है कि इट वायलेट्स द राइट टू इक्वालिटी गिवन अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 14 कहता है कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि राज्य सभी लोगों को इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्लास, जेंडर एंड रिलीजन इक्वली ट्रीट करेगा, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगा। इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों में बांग्लादेश से बहुत बड़ी संख्या में इलीगल माइग्रेंट्स आ रखे हैं। अगर उन्हें सिटीजनशिप मिल जाती है तो नॉर्थ ईस्ट की डेमोग्राफी में ही बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल जाएगा, और ये बात ने उन लोगों को बहुत एंग्जियस कर रखा है। कुछ लोग इस एक्ट को बहुत बड़ा इकोनॉमिक बर्डन भी मानते हैं। ये लैंड रिसोर्सेज पर बहुत बड़ा बर्डन डालेगा और जॉब सर्च में बहुत कंपटीशन बढ़ा देगा। अब कुछ आर्गुमेंट जो इस एक्ट के फेवर में दिए जाते हैं उन्हें भी देख लेते हैं। सबसे पहला आर्गुमेंट जो गवर्नमेंट देती है वो कहती है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश इस्लामिक स्टेट्स हैं और वहाँ इन 6 रिलीजन हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन के लोगों को रिलीजियस बेस्ड परसिक्यूशन झेलना पड़ता है, इसीलिए उन्हें नेचुरलाइजेशन की प्रोसेस में थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है। दूसरा पॉइंट जो इस एक्ट के फेवर में सरकार देती है कि हमने 6 स्पेशल रिलीजन के लोगों को नेचुरलाइजेशन की प्रोसेस में रिलैक्सेशन दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि अहमदिया, हजारा या रोहिंग्या मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को सिटीजनशिप मिलेगी ही नहीं। अगर ये लोग वैलिड डॉक्यूमेंट से इंडिया में एंटर होते हैं तो वो भी नेचुरलाइजेशन की प्रोसेस से इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मुस्लिम लोगों को इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर करने से एक्सक्लूड नहीं किया गया है, उन्हें बस पहले वाले नेचुरलाइजेशन रूल को फॉलो करके इंडिया का सिटीजन बनना पड़ेगा। इस एक्ट के अगेंस्ट में जो लोग कहते हैं कि ये एक्ट आर्टिकल 14 का वायलेशन करता है, उनको जवाब में डेविड जॉन हॉपकिंस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 का केस है, उसको मेंशन किया जाता है। इस केस में मद्रास हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि सिटीजनशिप देने से मना करना या हामी भरना, इसके लिए यूनियन गवर्नमेंट के पास एब्सोल्यूट पावर्स हैं। गवर्नमेंट का कहना है कि CAA के अंडर कट ऑफ डेट 31 दिसंबर 2014 है और उसके बाद आए हुए लोगों को इसके बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। अब इन सब पॉइंट्स के अलावा आप भी अपने बहुत सारे पॉइंट दे सकते हैं, वो CAA के फेवर में हो सकते हैं, वो उसके अगेंस्ट में हो सकते हैं। प्लीज राइट देम इन कमेंट सेक्शन ताकि उन्हें मैं भी पढ़ सकूं और आपकी तरह जो और व्यूअर्स हैं वो भी पढ़ सकें। तो ये था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। दिसंबर 2019 में पार्लियामेंट से पास होने के 4 साल बाद यानी कि 11 मार्च 2024 को यूनियन गवर्नमेंट ने इसे लागू कर दिया है। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर इस वीडियो ने आपको नॉलेज गेन करने में हेल्प की है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।